हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप स्टूडेंट्स यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स में जिस सब टॉपिक पे आज की अपनी एमसीक्यू बेस्ड क्लास को रखेंगे होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी सब टॉपिक के ऊपर सारे आज के स्टूडेंट्स क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये एमसीक्यू बेस्ड क्लास रहेगी। वैसे तो हम यहाँ पर बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम को कवर करें, पर स्पेसिफिकली मैंने आरबीआई ग्रेड बी के हिसाब से इस क्लास को यहाँ पर प्रिपेयर किया। ठीक है, उसी हिसाब से मैंने ये सब टॉपिक को चूज किया है। सारी क्लास स्टूडेंट्स एमसीक्यू बेस है, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपने उसको अटेम्प्ट करना है वर्बली। एक पेन पेपर लेके बैठना है, वैसे करो। कमेंट में करना है, वैसे कर सकते हो। फिर मैं आपको उसका आंसर दिखाऊंगा, उसके बाद उसका सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, शुरू करते हैं। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा नाम है स्टूडेंट्स अभिनव जोशी। ठीक है, तो आज का हमारा स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे हमारी कंट्री में हर साल किस पर्टिकुलर डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? असल में आपको लगा कि इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी तो क्या ही हो। देखो, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे उस इवेंट की याद में हम आज भी ऑब्जर्व करते हैं जो हमारी कंट्री का सबसे बुरा इंडस्ट्रियल डिजास्टर था। मैं बात कर रहा हूँ भोपाल डिजास्टर के बारे में, तो अभी हम समझते हैं उसके बारे में। ठीक है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने आंसर को अटेम्प्ट कर लिया है। ये हर साल हमारी कंट्री में होता है 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को होता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम देखें नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे हमारी कंट्री में 2 दिसंबर को होता है। असल में जो भोपाल डिजास्टर, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसकी याद में हुआ क्या था, 1984 2 दिसंबर को एक बहुत ही डेंजरस इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ, जिसमें यूनियन कार्बाइड नाम से एक प्लांट था। एक पेस्टिसाइड का प्लांट था भोपाल शहर से जस्ट थोड़ा सा बाहर। और इस प्लांट से एक बहुत पॉइजनस गैस लीक होती रही काफी घंटों तक, जिसकी वजह से हजारों लोग मारे गए और बहुत सारे लोग यहाँ इंजर हुए थे। इसको बोला जाता है कि इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बुरा इंडस्ट्रियल डिजास्टर। और इसी को हर साल याद रखने के लिए हम लोग नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे हमारी कंट्री में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को और इसके आंसर को सोल्यूशन यहाँ पर समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 6 मंथ्स डे और 6 मंथ्स नाइट। तो 6 महीने के लिए दिन और 6 महीने के रात, ऐसा दुनिया की कौन सी कंट्री में एक्सपीरियंस किया जाता है? देखो, ये होता है जैसे ये अर्थ है ना, तो इक्वेटर्स पे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इक्वेटर्स पे तो इक्वली वो मतलब 24 घंटे में दिन रात दोनों आएंगे। पर कुछ कुछ महीनों के लिए दिन चले, मतलब सनलाइट रहे, और कुछ कुछ महीनों के लिए बिल्कुल ही अंधेरा हो जाए। ये होता है पोल के आसपास, नॉर्थ और साउथ पोल के आसपास। अब साउथ पोल में तो अंटार्कटिका है, वहां तो ज्यादा लोग रहते नहीं। तो नॉर्थ पोल के आसपास कौन सी कंट्री? नेपाल नहीं है, तिब्बत नहीं है, आइसलैंड और नॉर्वे क्लोज है, पर ज्यादा क्लोज है नॉर्वे। और नॉर्वे ही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर अर्थ को आप ऊपर से देखो तो अर्थ ऐसे दिखेगी, ये नॉर्थ पोल है। और अगर आप देखो जैसे ये नॉर्वे बहुत क्लोज है नॉर्थ पोल के, बाकी भी आप एरिया देख सकते हो। नॉर्वे का जो ये वाला रीजन है जिसको स्वालबार्ड बोलते हैं, यहाँ पर असल में ऐसा एक्सपीरियंस किया जाता है कि बहुत महीनों के लिए सनलाइट ही नहीं आएगी, फिर काफी मंथ्स के लिए लगातार सनलाइट रहेगी, मतलब रात ही नहीं होगी, लगातार 24 घंटे सनलाइट। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा क्वेश्चन कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम में ग्रीन प्लैनेट किसको बोला जाता है? विच इज द ग्रीन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? क्या प्लूटो को एक ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं, वीनस को, यूरेनस को, या मार्स को? तो किस प्लैनेट को एक ग्रीन प्लैनेट का स्टेटस दिया? जैसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस होता है, ग्रीन प्लैनेट किसको बोलते हैं? कोशिश करो, प्लूटो, वीनस, यूरेनस या फिर मार्स। क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल जो सही आंसर है वो है असल में यूरेनस। तो यूरेनस को बोला जाता है एक ग्रीन प्लैनेट। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्टूडेंट्स। तो यूरेनस, अब बताया गया इसको किसने डिस्कवर किया था, चलो वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूरेनस इज अ गैस प्लैनेट। ठीक है, यूरेनस इज अ गैस प्लैनेट। ठीक है, इसमें मीथेन गैस इन्वॉल्व है, और इसमें हल्का सा जो ग्रीनिश कलर, ऐसा भी अब देखो आपको ऐसा ग्रीन भी नहीं दिखेगा, ये तो बहुत ज्यादा कर दिया उन्होंने, हल्का सा ग्रीनिश कलर दिखता है, इसकी वजह से इसको ग्रीन प्लैनेट भी बुलाया जाता है। आईआईटी मद्रास की एक टीम ने एक ऐसा आप कह लो डिवाइस या ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश की है जिसमें जो समुद्र की टाइड्स, जो लहरें आती है ना, उसमें जो एनर्जी उसको यूज किया सके। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता। ठीक है, IIT Madras researchers have developed an ocean wave energy converter that can generate electricity from sea waves. So sea wave से electricity generate की जा सकती है। इस तरह का कुछ इक्विपमेंट दिखेगा, ये वो टीम है। इन्होंने इसका नाम क्या रखा है? क्या इसका नाम है रोशनी वन, सतलुज वन, इंदस वन, या सिंधुजा वन? क्या नाम रखा है इस डिवाइस, इस इक्विपमेंट का, जिसके थ्रू ये लोग
जो वेव्स की, जो टाइड्स की एनर्जी है, उसको यहाँ पर यूज करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जो भी इनको बनाना आ गया बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस डिवाइस का, ये इस एग्जैक्टली चीज का नाम रखा गया सिंधुजा 1। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर को, और सोचो इंडिया की इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, ठीक है, गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल, नीचे लक्षद्वीप, अंडमान, तो कितना बड़े स्केल पे हम एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो असल में इसका नाम रखा गया है सिंधुजा 1। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। सनलाइट से जो एक्सपोजर होता है ये हमारे लिए एक मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि कुछ देर धूप में जरूर बैठना चाहिए, बॉडी के लिए अच्छा है। धूप में बैठना हमारी बॉडी के लिए, सनलाइट में बैठना हमारी बॉडी के लिए क्यों अच्छा है? द इंफ्रारेड लाइट किल्स बैक्टीरिया इन द बॉडी। तो इंफ्रारेड लाइट जो है उससे बैक्टीरिया मर जाता है। क्या इससे हमारी रेजिस्टेंस, मतलब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है? क्या जो पिगमेंट सेल्स है हमारी स्किन में वो इससे स्टिमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और वो एक टैन क्रिएट करते हैं बॉडी पे? या फिर जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सन से आ रही है वो स्किन ऑयल्स को विटामिन डी में कन्वर्ट करती है? क्या फायदा होता है असल में सनलाइट में बैठने का? अच्छा क्वेश्चन है। एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प्स अ पर्सन इंप्रूव हिज हेल्थ बिकॉज, क्यों एक पर्सन को मदद मिलेगी अगर वो सनलाइट में बैठेगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसका आंसर आता है। तो जो सनलाइट से यूवी रेडिएशन आ रही है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो आपके स्किन ऑयल को धीरे धीरे विटामिन डी में कन्वर्ट करती है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, विटामिन डी। एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प्स अ पर्सन इंप्रूव हिज हेल्थ बिकॉज द अल्ट्रावायलेट रेज कन्वर्ट स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बैट्स, जिसको हम मतलब लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं चमगादड़, ठीक है, बैट्स कैन फ्लाई इन डार्क बिकॉज, रात के टाइम पे ना कोई भी बर्ड फ्लाई नहीं करता, सिर्फ एक बैट, एक चमगादड़ है जो बहुत फ्रीली फ्लाई कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत मतलब उनकी विजन अच्छी होती है डार्क में। क्या ये इसका रीजन है? ठीक है, क्या बहुत हल्की सी लाइट को यूज करके भी बैट उड़ सकता है? क्या ये उसका रीजन है? क्या बैट एक बहुत हाई पिच साउंड क्रिएट करता है, इसका नाम अल्ट्रासोनिक, इससे उसको कुछ मदद मिलती है? या फिर नन ऑफ दी अबव? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और ये मतलब एनसीईआरटी की बुक्स में भी इसके बारे में जब फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं तब पढ़ाया भी जाता है कि बैट्स क्यों फ्लाई कर पाते हैं। इसका सही आंसर क्या स्टूडेंट्स? बैट्स ना एक बहुत ही हाई पिच की साउंड, अल्ट्रासोनिक, जिसको हम नहीं सुन सकते, ह्यूमन ईयर्स नहीं सुन सकते, वो क्रिएट करते हैं। वो साउंड क्या होता है, जैसे आपको दिखाता हूँ। अगर तो बैट के आगे कुछ भी नहीं है तो वो साउंड सीधी जाती रहती है, पर अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो वो साउंड वापस आती है बैट की तरफ, जिससे उसको समझ लगता है कि आगे कोई ऑब्जेक्ट आने वाला है, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ठीक है, ठीक है। पहली स्टेट इंडिया में जिसने अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च कर दिया, मतलब ये स्टेट कह रही है कि देखो दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम चल रहे हैं, इंडिया के भी प्रोग्राम चल रहे हैं, पर हम अपने लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी कोशिश करेंगे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की, उसको कम करने की। तो क्या कर्नाटका स्टेट है जिसने अपने लेवल पे एक क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च किया है? केरला ने, तमिलनाडु ने, या फिर आंध्र प्रदेश? अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है तमिलनाडु स्टेट। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तमिलनाडु के सीएम आप देख सकते हैं, एमके स्टालिन जी यहाँ खड़े हैं। तो तमिलनाडु स्टेट अपने खुद के लेवल पे, क्योंकि तमिलनाडु ने ना क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी कुछ सा है, जैसे आपने फ्लड्स के बारे में सुना होगा, एक्सट्रीम हीट के बारे में सुना होगा, तो ये लोग चाहते हैं कि ये खुद की अपने एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ कर सके। इसलिए तमिलनाडु बन गया फर्स्ट इंडियन स्टेट जिन्होंने अपने लेवल पे एक क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव या क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम को शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है। इंडिया का, सॉरी इंडिया नहीं, दुनिया का वो कॉन्टिनेंट जहां पर टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं मिलता। तो टुंड्रा ना बहुत एक्सट्रीमली ठंडे एरिया में टुंड्रा क्लाइमेट या टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलती है। पूछा जा रहा है कहाँ टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका? देखो जैसे मैंने आपको बताया, टुंड्रा वहां होता है जहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है। आपको बस ये ढूंढना है इसमें से कौन सा एरिया जहाँ ठंड पड़ती नहीं है, बाकी जो है वो इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने गेस भी सही किया होगा। इसका बिल्कुल जो सही आंसर है वो है असल में अफ्रीका। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको इतनी एक्सट्रीम ठंड नहीं मिलेगी। बाकी एक मैप से आप बहुत अच्छे से समझोगे। जैसे यहाँ पर बोला गया था यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, तो ये रहा यूरोप, यहाँ टुंड्रा वेजिटेशन है। ये रहा एशिया, यहाँ बिल्कुल टुंड्रा वेजिटेशन है। ये रहा नॉर्थ अमेरिका। पर अफ्रीका में आपको टुंड्रा वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगी, ना टुंड्रा क्लाइमेट है ना टुंड्रा वेजिटेशन। ठीक है, ठीक है। इंडिया कमीशन, कमीशन मतलब कमीशन मतलब शुरू करना चाहता है या फिर सेटअप करना चाहता है 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो दुनिया में ना बहुत सारी कंट्रीज ऐसा कह रही हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शायद इतनी सेफ नहीं, हमको इससे दूर जाना चाहिए। पर इंडिया बहुत ही क्लियर विजन पे कि नहीं, हमको लगता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंडिया की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, और इंडिया बिल्कुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना चाहता है। हम लोग 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नए कमीशन कर देंगे किस साल तक? क्या 2035 तक हम ये करके दिखाएंगे, 2034, 2033 या 2031? तो स्टूडेंट्स इंडिया कमीशन करेगा 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ये होगा बाय द ईयर 2031, 2031 तक। मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
इंडिया प्लान्स टू कमीशन 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बाय 2031। इससे बहुत बड़े स्केल पे एक्स्ट्रा जो एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हम वो प्रोड्यूस कर पाएंगे, और जो इंडिया की फ्यूचर में बहुत बड़ी डिमांड्स होंगी इलेक्ट्रिसिटी, उसको भी यहाँ पर पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी पे बिल्कुल भरोसा रखता है, और हम इस एनर्जी को लेकर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की अभी मतलब शॉर्टेज तो नहीं मैं कहूँगा, पर अभी भी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उसको पूरा सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और हम कोल, नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट्स को बंद कर देंगे जो पोल्यूशन की रेट बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, ह्यूमन ब्यूटी, ठीक है, ह्यूमन ब्यूटी में जैसे फेस ब्यूटी, इसकी ना एक स्टडी होती है, प्रॉपर स्टडी होती है ह्यूमन ब्यूटी की स्टडी। इसको क्या बुलाते हैं? आर्कोलॉजी, कैलोलॉजी, एर्गोस्ट्रोलॉजी या ऑन्कोलॉजी? तो व्हाट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी कॉल्ड? ठीक है, ह्यूमन ब्यूटी की एक स्टडी होती है प्रॉपर, इसका असल में बुलाया गया जाता है, नाम क्या होता है? क्या इसको बुलाते हैं एर्गोलॉजी, क्या इसको बुलाते हैं कैलोलॉजी, क्या एर्गोस्ट्रोलॉजी या फिर ऑन्कोलॉजी? इस पढ़ाई का जिसमें ह्यूमन ब्यूटी को समझाता है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं कैलोलॉजी। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो कैलोलॉजी द साइंस ऑफ फेशियल ब्यूटी, मतलब ह्यूमन ब्यूटी या फिर ह्यूमन फेशियल ब्यूटी, ये असल में कैलोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है, इसके बारे में समझा जाता है। ठीक है, ठीक है। 8वां एडिशन इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल असल में किस शहर के द्वारा होस्ट किया गया? तो 8th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल रखा गया क्या वाराणसी शहर में, न्यू दिल्ली में, भोपाल में या अहमदाबाद में? तो आज से कुछ ही टाइम पहले इस इवेंट को रखा गया था। हमारे जो साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी, वो भी असल में यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल असल में रखा गया एमपी की कैपिटल भोपाल में, आज से कुछ ही दिन पहले इसको रखा गया। ठीक है, 15 दिसंबर को 8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 भोपाल सिटी में इसको होस्ट किया गया। प्लैनेट अर्थ पे असल में वो कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट है जहां पर आपको दिन और रात ऑलमोस्ट इक्वल मिलेंगे? मतलब जैसे अगर 8 घंटे का दिन है तो 8 ही घंटे की आपको रात मिलेगी। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स इसके बारे में बात की कि जो पोल्स है, अर्थ के जो पोल्स है, वहां तो कई बार कुछ कुछ महीने के लिए दिन चलता है, कुछ कुछ महीने के लिए रात चलती है। ऐसे ऐसे होता है कि अर्थ में से सीधी नहीं खड़ी, थोड़ी सी टेढ़ी है। तो कुछ रीजन जो होता है वो बहुत लंबे टाइम के लिए सन के बिल्कुल सामने आ जाता है, और कुछ रीजन बिल्कुल बहुत लंबे टाइम के सन से दूर चला जाता है। ठीक है, तो ये तो पोल्स पे होता है। पर कहाँ ऐसा होता है कि अर्थ और मतलब डे और नाइट ऑलमोस्ट इक्वल हो? ये स्टूडेंट ज्यादातर देखा जाता है इक्वेटर पे। इक्वेटर वो लाइन है जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। इक्वेटर के ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जहाँ इंडिया, यूएस, कनाडा, यूके सब कंट्रीज हैं। इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील वगैरह। तो जहां दिन और रात ऑलमोस्ट इक्वल हो स्टूडेंट्स, ये देखा जाता है इक्वेटर, जो कंट्रीज इक्वेटर उसके आसपास की कंट्री, जैसे इंडिया इक्वेटर के पास है, तो यहाँ दिन और रात ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे मान लो नॉर्वे है, नॉर्वे यहाँ है नॉर्वे, तो अर्थ अगर अपने खुद के एक्सिस पे घूम भी गई ना, तो भी नॉर्वे सन के सामने रह जाएगा। पर जब नॉर्वे यहाँ चला जाएगा, अब अगर अर्थ अभी भी अपने एक्सिस पे घूमेगी तो भी वो अंधेरे में रहेगा। इस तरह से नॉर्वे जैसी कंट्रीज को बहुत लंबे महीनों के लिए डे या बहुत लंबे महीनों के लिए नाइट देखनी पड़ती है। पर इंडिया, जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया घूम के यहाँ पर सन मतलब डे और नाइट आना ही आना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती कभी भी। ठीक है, ठीक है। एक बहुत ही फेमस टेलीकॉम कंपनी नोकिया, जिसके मोबाइल फोन्स ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में बहुत फेमस है आज से कुछ साल पहले तक। अब ये जो कंपनी है, क्योंकि इन्होंने टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया, जब दुनिया स्मार्टफोन्स की तरफ जा रही थी, ये लोगों को लगा नहीं स्मार्टफोन्स एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, उस वजह से आज नोकिया की आपको वो प्रेजेंस, वो वैल्यू नहीं रही जो एक टाइम तक होती थी। पूछा जा रहा है नोकिया जो है ये किस कंट्री का ब्रांड है? क्या नोकिया एक डेनमार्क बेस्ड ब्रांड है, यूएस बेस्ड ब्रांड, स्वीडन बेस्ड ब्रांड या फिनलैंड बेस्ड ब्रांड? तो टेलीकॉम कंपनी नोकिया बिलोंग्स टू विच कंट्री? किस कंट्री से असल में जो ब्रांड, जैसे सैमसंग बहुत फेमस ब्रांड है, साउथ कोरियन, एप्पल बहुत फेमस ब्रांड है, यूएस बेस्ड। ठीक है, ऐसे आपको सारे फेमस जो ब्रांड्स है वो किसी ना किसी कंट्री से आते हैं। नोकिया कहाँ से आता है? इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, नोकिया एक फिनलैंड, एक फिनिश ब्रांड है नोकिया। ठीक है, तो फिनिश मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। अब तो ये मोबाइल फोन्स का ज्यादा बिजनेस का नहीं रहा, बाकी सब चीजों में थोड़ा बिजनेस का ज्यादा चल रहा है। ठीक है, और हेडक्वार्टर्स इनके फिनलैंड के अंदर। ठीक, ठीक है। फिनलैंड की कैपिटल क्या होती है? तो फिनलैंड की कैपिटल होती है हेलसिंकी। और हाँ, फिनलैंड की कैपिटल होती है हेलसिंकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की क्लास में जो साइंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड मुझे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे मैंने डिस्कस किए। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी। अब जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स के लिए ना एक प्रॉपर सोर्स नहीं मिल पा रहा, जैसे बहुत मटेरियल बिखरा हुआ है, कुछ कहीं से पढ़ना पड़ता है, कुछ कहीं से पढ़ना पड़ता है, फिर चीज़ें रह जाती हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो एक कोर्स है स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स का, जो मैं आप लोगों के लिए असल में प्रिपेयर करता हूँ। ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बिल्कुल बता देता हूँ।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, या तो आप लोग जो क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन दी गई वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, या फिर सिंपली आप गूगल में जाके स्टूडेंट सर्च कर सकते हो avipedia.abhimanyu.com। वहां जाके स्टूडेंट्स आपको क्लिक करना है चूज एग्जाम पर। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जो स्पेसिफिक एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको आपने चूज करना है। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम रेगुलेटरी बॉडीज में चलो आरबीआई ग्रेड बी पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स अपने एग्जाम पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको जस्ट उसके नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा वीडियो कोर्सेज। आपको इन वीडियो कोर्सेज पे क्लिक करना है, क्योंकि जो भी मैं आपके लिए करंट फेस का कोर्स बना रहा हूँ, ये प्रॉपर वीडियोस की फॉर्मेट में अवेलेबल है। वीकली बेसिस पे मैंने आपके लिए वीडियोस यहाँ पर बनाई है। जब आप स्टूडेंट्स एक बार वीडियो कोर्सेज पे क्लिक करोगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पर सारे वीडियो कोर्सेज जो इस पर्टिकुलर एग्जाम में बने सारे दिखने शुरू हो जाएंगे। इसमें आपको स्टूडेंट ढूंढना है करंट अफेयर्स का वीडियो कोर्स, ये रहा करंट जी के वीडियो कोर्स। जब स्टूडेंट्स एक बार आप इस पे क्लिक करोगे, तो जो भी मैंने आपके लिए वीडियो जितना मटेरियल बनाया, तो वीकली वीडियोस, पीडीएफ्स, नोट्स, एमसीक्यू टेस्ट, सब कुछ यहाँ पर वीकली बेसिस पे अवेलेबल है। इसको स्टूडेंट्स आप बिल्कुल जाके चेकआउट कर सकते हो। जो कोर्स का स्टूडेंट्स प्राइस है उसको भी आप बिल्कुल देख सकते हो। अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हो, तो अभी से लेके एग्जाम तक आपको और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बिल्कुल एग्जाम तक की सारी प्रिपरेशन को पूरा जरूर करवा देगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप इसके साथ, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि करंट फेस के लिए कोई एक प्रॉपर कोर्स मिल जाए। आई होप ये भी चीज़ यहाँ पर मैं पूरी कर पाया, ठीक है। मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।